गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी ये पॉलिटी और गवर्नेंस से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नो बार ऑन कंटेस्टिंग टू सीट्स इन वन पोल। तो देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली हुआ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन जो है वो दायर की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि जो एक कैंडिडेट है उसको एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना जो इलेक्शन जो है वो लड़ना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन जो थी उसको रिजेक्ट कर दिया कि ये जो है ये एक पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का मैटर है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मैटर है। तो बेसिकली ये जो है ये एक लेजिस्लेटिव मैटर है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट जो है वो चलता है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट जो है वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। ये पूरा का पूरा मसला जो है मामला जो है वो लेजिस्लेचर को अपने आप में सुलझाना चाहिए। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है इंटरफेयर नहीं कर रहे और उन्होंने इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। अब इसी वजह से ये जो है ये चीज जो है ये आपकी न्यूज में आ गई। The plea has challenged the constitutionality of Section 33, Clause 7 of the Representation of Peoples Act 1951। तो सेक्शन 33 क्लॉज 7 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का, वो ये साइट करता है कि citing that it is unreasonable for creating extra burden on public exchequer as by-elections will invariably follow because candidate have to give up one of its seats। अब जब कैंडिडेट क्या करता है, दोनों सीट से इलेक्शन लड़ता है, तो उसमें क्या होता है कि ये जब वो पार्लियामेंट में एंटर करता है तो उसको अपनी एक सीट जो होती है वो विकेट करनी पड़ती है। अब जब वो एक सीट अपनी विकेट कर देता है तो उसके ऊपर दोबारा से बाई इलेक्शन जो है वो होते हैं। अब वो जो बाई इलेक्शन होते हैं उसके लिए अलग से खर्चा आता है और वो खर्चा किसको उठाना पड़ता है, एक्स्ट्रा बर्डन किसके ऊपर आ जाता है, नॉर्मल पब्लिक के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो हार्ड अर्न मनी होती है उसी के थ्रू ये सारी चीजें जो है वो कंडक्ट करवाई जाती हैं सरकार के द्वारा। तो इसी के रिलेटेड ये जो पिटीशन जो है वो दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब देखते हैं रूलिंग जो है सुप्रीम कोर्ट की वो क्या आई है। तो उन्होंने बोला है देयर इज नो रेलिवेंट प्रोविजन इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट दैट may warrant an intervention by the court in this matter, and this matter falls squarely within the legislative domain and realm of policy। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने उनका ये कहना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है उसमें कहीं पे भी ये चीज जो है मेंशन नहीं की गई कि सुप्रीम कोर्ट जो है या कोर्ट जो है इस मैटर में इंटरवीन कर सकता है। और उसके अलावा उन्होंने ये बोला कि ये जो मामला जो है ये पूरा पूरा का पूरा लेजिस्लेटिव डोमेन के अंदर ही फॉल करता है। इट इज पार्लियामेंट्स विल that determine whether political democracy is further by granting such a choice। Contesting from multiple seats can due to multiple reasons, and there would be reasons which would weigh in the balance, and whether it furthers parliamentary democracy is something which is in the legislative domain। The issues lie in the domain of parliamentary sovereignty, highlighted that parliament did amend the law in 1966। तो 1966 से पहले क्या हुआ था, पहले क्या होता था कि जो है नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो थी वो डिफाइन नहीं की हुई थी। तो एक कैंडिडेट अगर चाहता तो 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी खड़ा हो सकता था, 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी खड़ा हो सकता था। लेकिन 1996 में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसका नंबर डिक्रीज करके 2 कर दिया कि अभी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा हो सकता है, उससे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। द पार्लियामेंट हैज ऑलरेडी इंटरवीन्ड इन द पास्ट एंड द पार्लियामेंट कैन सर्टेनली स्टेप इन अगेन। तो पार्लियामेंट ये जो है इस तरीके का रूल जो है वो पहले ला चुकी है, तो दोबारा भी पार्लियामेंट इसमें स्टेप इन कर सकती है। एट द रेलिवेंट टाइम्स व्हेन द पार्लियामेंट डीम्स इट अप्रोप्रिएट टू डू इट दे विल डू इट। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर पार्लियामेंट को इन फ्यूचर लगेगा कि ऐसा कुछ करना चाहिए तो वो कर देंगे। देयर इज नो क्वेश्चन इन एक्शन ऑफ एनीबॉडीज पार्ट। अब देखते हैं ये जो है ट्विन कैंडिडेचर के रिगार्डिंग जो सेक्शन 33 क्लॉज 7 जो है उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का सेक्शन 33 क्लॉज 7 उसमें क्या प्रोविजन जो है वो दी गई है। तो उसमें ये बोला गया है कि वन कैंडिडेट कैन कंटेस्ट इलेक्शंस फ्रॉम मैक्सिमम ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कि मैक्सिमम 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन कंडक्ट कर सकता है। उससे पहले 1966 में ये जो नंबर जो था ये मेंशन नहीं दिया गया था। तो ये कैप जो है ये लगाया गया था 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का 1996 में ही। सिंस 1951 मेनी पॉलिटिशियंस हैव यूज्ड दिस फैक्टर टू contest from more than one seat, sometimes
टू डिवाइड द ओपोनेंट्स वोट, अपने ओपोनेंट्स के वोट को डिवाइड करने के लिए जो है ये 2 सीट से जो है कंटेस्ट जो है इलेक्शन कर लेते हैं। उसके अलावा समटाइम्स टू प्रोफेस देयर पार्टीज पावर अक्रॉस द कंट्री, अपनी पार्टी की पावर को दिखाने के लिए पूरी कंट्री में ऐसी चीजें जो है वो की जाती हैं। समटाइम्स टू कॉज अ रिपल इफेक्ट इन द रीजन सराउंडिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द फेवर ऑफ कैंडिडेट्स पार्टी एंड ऑल पार्टीज एक्सप्लॉइटेड सिंस ऑल पार्टीज एक्सप्लॉइटेड सेक्शन 33 क्लॉज 7, कि सभी पार्टीज जो है अभी तक उन्होंने इस सेक्शन का जो है एक्सप्लॉइट इसको किया है। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा कैंडिडेट किसी भी पार्टी का, किसी भी पार्टी ने ऐसा जो है वो नहीं किया है कि उन्होंने हमेशा ही सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वहां से खड़े हुए हों। ठीक है, तो जितनी भी हमारी नेशनल पार्टीज हैं वो बार बार जो है सेक्शन 33 क्लॉज 7 जो है उसको एक्सप्लॉइट करती आई है। अब इससे होता क्या है कि इससे क्या इश्यूज जो है वो अराइज होते हैं। सबसे पहले वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज जो है वो होता है। कैंपेनिंग एंड कंटेस्टिंग ऑफ मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैन बी अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज एंड मनी बोथ फॉर कैंडिडेट एंड द गवर्नमेंट after sacrificing one of the constituency and by election is immediately triggered which again increase the burden on public exchequer। तो जैसे ही अगर वो जो पर्टिकुलर इंसान जो है वो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत जाता है, जैसे 2014 में पीएम मोदी जो है उन्होंने वडोदरा और वाराणसी दोनों सीट से वो जीत गए थे, लेकिन उनको जो है बाद में एक सीट जो है वो वेकेट करनी पड़ी थी। उन्होंने वडोदरा वाली सीट जो थी उसको वेकेट कर दिया था और वहां पे बाय इलेक्शंस जो है वो दोबारा से कंडक्ट हुए थे। तो ये चीज जो है ये जो बाई इलेक्शंस दोबारा कंडक्ट होते हैं और उसके अलावा जो कैंपेनिंग होती है वहां पे कंटेक्ट, जब आप इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हो तो उसके लिए कैंपेनिंग के लिए फंड जो है वो दिए जाते हैं। तो वो जो चीज जो है वो कैंपेनिंग के लिए फंड जो दिए गए वो सारे वेस्ट चले गए और उसके अलावा दोबारा से जब वहां पे री इलेक्शन करवाए गए, बाई इलेक्शन करवाए गए, तो वो पैसा भी जो पब्लिक एक्सचेकर जो था उसी को उसका बर्डन जो है वो झेलना पड़ा। उसके अलावा पैराडॉक्सिकल प्रोविजंस, सेक्शन 33 क्लॉज 7 ऑफ आरपीए लीड्स टू सिचुएशन वेयर इट वुड बी नेगेटेड बाय अनदर सेक्शन ऑफ द सेम एक्ट, स्पेसिफिकली सेक्शन 70। तो सेक्शन 70 जो है वो क्या कहता है, इट बार्स द कैंडिडेट फ्रॉम रिप्रेजेंटिंग 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो सेक्शन 33 क्लॉज 7 जो है वो आपको क्या कह रहा है कि एक कैंडिडेट ज्यादा से ज्यादा 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकता है। वहीं सेक्शन 70 जो है इसी एक्ट का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का, वो ये कहता है कि एक कैंडिडेट जीतने के बाद सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपस में थोड़े से पैराडॉक्सिकल प्रोविजंस जो है ये बन जाती हैं। उसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, रनिंग इन मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैन क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एज कैंडिडेट में नॉट बी एबल टू डिवोट इक्वल टाइम एंड अटेंशन टू ईच ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि वो जो है इक्वल टाइम और जो इक्वल अटेंशन जो है वो डिवोट नहीं कर पाएगा, जिस वजह से क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो होगा। उसके अलावा वोटर कंफ्यूजन, वोटर्स इन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बी कंफ्यूज्ड अबाउट व्हिच कैंडिडेट इज रिप्रेजेंटिंग देम और व्हिच कैंडिडेट दे शुड वोट फॉर। उसके अलावा perception of corruption, running in multiple constituencies can also raise question about the candidate's motivation and create a perception of corruption as they may be seeking multiple seats in order to increase their chance of winning office। उसके अलावा threat to democracy, twin candidature can be seen as threat to democracy as it can undermine the principle of fair and equal representation, कि एक कैंडिडेट जिसने 2 जगहों से सीटें जो है 2 सीट से इलेक्शन जो है वो लड़े, तो उस वजह से क्या हुआ कि जो दूसरी सीट से उसने इलेक्शन लड़े तो वहां पे किसी और इंसान को जो है वो फेयर एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिलनी चाहिए थी, वो उसको नहीं मिली। तो इस वजह से ये एक तरीके से थ्रेट टू डेमोक्रेसी भी है। अब इसको जो है किस तरीके से सुधारा जा सकता है, उसके लिए जो है कुछ वे फॉरवर्ड जो है वो दिए गए हैं। तो उसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने रेकमेंड किया है कि सेक्शन 33 क्लॉज 7 जो है इसको अमेंड कर देना चाहिए और एक ही कैंडिडेट को अलाउ करना चाहिए कि वो जो है एक सीट से एक ही कैंडिडेट जो है वो एक कैंडिडेट जो है वो एक ही सीट से इलेक्शन जो है वो लड़ सके। उसके अलावा अ सिस्टम शुड बी डिवाइज्ड वेयर इन अ कैंडिडेट कंटेस्टिंग फ्रॉम 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड वन बोथ, देन ही और शी would bear the financial burden of conducting the subsequent by election, कि अगर कोई कैंडिडेट 2 इलेक्शन से कंटेस्ट करता है, इलेक्शन 2 सीट से इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करता है और बाद में उसको क्या करना पड़ता है, एक सीट जो है उसको छोड़नी पड़ती है, तो उसको क्या करना चाहिए, जो उसके लिए बाय इलेक्शन जब कंडक्ट होंगे तो उसका जितना भी बर्डन होना चाहिए उसको अपनी पॉकेट से देना चाहिए।
उसके अलावा हमारे यहाँ पे 1% 1 वोट का डिक्टम जो है वो बना हुआ है, जो कि एक फाउंडिंग प्रिंसिपल है इंडियन डेमोक्रेसी का। लेकिन अब हमें जो है अपना ये इस प्रिंसिपल को आगे बढ़ा के 1% 1 वोट 1 कैंडिडेट 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो कर देना चाहिए, कि अगर एक पर्सन एक वोट दे सकता है तो एक कैंडिडेट एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी पे खड़ा हो। ठीक है, तो ये जो थे हमारे वे फॉरवर्ड जो है इसमें बताए गए हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो हैं वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।